नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई पर मौलाना अरशद मदनी की तशवीश। कहा, जानबूझकर मुसलमानों के तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। कहा, आरएसएस को अपना नजरिया बदलना होगा। बीएलओ की मौत के अदद-ओ-शुमार हकीकत से कहीं ज्यादा। सूरत-ए-हाल निहायत तशवीशनाक है। सर कांग्रेस खरगे का इल्जाम। G20 इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात। कहा, आलमी कायदीन के साथ मुलाकातें खुशगवार रही हैं। शदीद सर्दी की पेशन गोई। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, यूपी और बिहार के लिए जारी कर दिया अलर्ट। कोहर के बाद कई ट्रेनें मनसूख। दुबई एयर शो के दौरान हलाक होने वाले पायलट की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। एलिया अफशां ने कांपते हाथों के साथ पेश किया आखिरी सलाम। नहीं ये थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। G20 चौथी इजलास के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों के साथ मुलाकात रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इजलास के पस मंज़र में होने वाली मुलाकातों ने आलमी क़ियादत को हिंदुस्तान के करीब करने में अहम किरदार अदा किया है। इजलास के पहले दिन आलमी कायदीन के ग्रुप फ़ोटो भी ली गईं। इस दौरान दफ्तर ख़ारजा ने G20 इजलास के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिस 20 मालिक के रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के मसले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए माहौलियाती तब्दीली समेत तमाम आलमी चैलेंजेस का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया। G20 रहनुमाओं का 20वां सरबराही इजलास हफ्ते को शुरू हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रुकन मालिक के ख़यालात पेश किए गए, जिसके बाद रहनुमाओं ने इत्तेफाक़ राय से एक एलामिया जारी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इजलास में शिरकत नहीं की। We could only accommodate that much. So we are sorry for others who couldn't join, but they must have seen on TV our Prime Minister, or otherwise, and perhaps there will be some other occasion when Prime Minister is here. So very enthusiastic welcome, and the joy and the happiness shown by people. Of course, the Prime Minister was also very happy to be here. We had yesterday, after this warm welcome, a few meetings. One was with the tech entrepreneurs of Indian origin who are here. So young tech entrepreneurs who explain to the Prime Minister the areas in which they are working, and how the technology that they are working on is helping people. So that made Prime Minister make some suggestions. Then he had a meeting with some of the leaders of organizations of the Indian origin people, and that was also went off very well, and that way he was able to connect with the community in otherwise the leadership. So, and he had a conversation with them. Thereafter, we also had a meeting with NASPERS. The NASPERS CEO was here, and NASPERS CEO, of course, he talked about the investments that NASPER has made in India, and the investments it is going to make in the coming years. And Prime Minister had some suggestions on which areas they could look into. So that meeting also went very well. So these were the, for yesterday's activity. Of course, on G20, we have the Secretary and the Joint Secretary who will perhaps give you information. Thank you very much. कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि काम के दबाव में बीएलओ की मौत के जो आदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं, असल तादाद उनसे बहुत ज़्यादा है। ये इंतहाई संगीन तशवीश का मौजू बना है और इस पर सबकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी है।
खरगे ने आज इतवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी की कार्रवाई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी की वोट चोरी अब बीएलओ के लिए जानलेवा साबित इख्तियार कर चुकी है। इन्होंने कहा कि काम के बोझ से बीएलओ और पोलिंग अफसर मुसलसिल खुदकशी करने पर मजबूर हैं। मैं हर उस ख़ानदान के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ जिसने अपने प्यारों को खोया है। मौत के जो आदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं, असल तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है, जो बेहद तशवीशनाक है। इन ख़ानदानों को इंसाफ कौन दिलाएगा? मिस्टर खरगे ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा, बीजेपी वोट चोरी की हुकूमत की मिलाई खाते में मसरूफ़ है और कमीशन खामोश तमाशाई बना है, सब कुछ देख रहा है। जल्दबाजी में बगैर किसी मनसूबाबंदी के जबरन SIR नाफिज करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। समाजवादी रहनुमा यूपी के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी SIR को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इस सारे अमल का एक ही मकसद है कि किसी तरह से वोट काटो। उनका कहना था कि एक गहरी साजिश के तहत ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जब हम आप बात कर रहे हैं उससे पहले बच्चे मिलकर के उनका सम्मान करके हमने उन्हें जाने दिया। आज जब हम लोग बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जो जानकारी दे रहे हैं, समय समय पे पार्टी कार्यालय को भी सूचित किया जा रहा है। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो BLO हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया, या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब SIR की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाइयों और मुल्क की हालत पर शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करने की साजिश की जा रही है और दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि पहले आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह ताराज कर दिया गया और अब हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी फ़िरक़ापरस्त ताकतों के निशाने पर है। उनका कहना था कि महज शक की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को जेल में डाला जा रहा है और शुबे की बुनियाद पर कई नौजवान शक के दायरे में आ गए हैं। उनका कहना था कि जब उन्हें जेल में बंद किया जाता है तो इंसाफ मिलने में उन्हें बरसों लग जाते हैं। उनका कहना था कि मुल्क के मौजूदा हालात मुसलमानों के हौसले को पस्त करने का सबब बन रहे हैं। तब उनका कहना था कि फिस्ताई ताकतों की ये साजिश कभी कामयाब नहीं होंगी। RSS सरबराह मोहन भागवत के हिंदुओं के हवाले से हाल ही में दिए गए बयान को अपोजिशन रहनुमाओं, खासकर मुस्लिम रहनुमाओं ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि RSS हो या BJP, इनको मुल्क की तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना होगा। इन्होंने कहा कि मोहन भागवत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मोहन भागवत मुल्क के आम हिंदू के नहीं बल्कि मुल्क बड़े दौलतमंदों के हामी हैं
और वो उन्हीं की तारीफ करते हैं। सबसे पहला जो धर्म है पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का, वो इस्लाम है। क्योंकि सबसे पहला जो इंसान दुनिया में आया है, जिसको आदम कहते हैं, वो आदम जो है जन्नत से उतारा गया। खुदा ने, ईश्वर ने जो पहला इंसान बनाया वो दुनिया में आया, उसका नाम आदम था। ये कह देना कि साहब वो फलां की सभ्यता चलेगी, फलां का धर्म खत्म हो गया, ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अपने धर्म को अच्छा मानना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को अच्छा मानकर दूसरे के धर्म को, दूसरे की आस्थाओं को बुरा कहना ये बिल्कुल गलत है। कोई भी धर्म ये चीज़ नहीं सिखाता है। हिंदू कल्चर, जो हिंदू लोग हैं, उनकी आस्था के मुताबिक अच्छा है और होना भी चाहिए अगर उनकी आस्था है। लेकिन अगर कोई मुसलमान हो गया, मुसलमान बन गया, जैसे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, होंगे, रहे होंगे, दादा सकड़ दादा लकड़ दादा कोई हिंदू हमारे, लेकिन आज तो हम मुसलमान हैं ना। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, वो इस्लाम से मेल खाता है, इस्लाम की बातों को मानने के लिए कहता है। किसी भी आदमी को कोई नाम लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। आपकी सभ्यता अगर इतनी बड़ी है तो सारी दुनिया में क्यों नहीं है? ये सिर्फ 3 देश क्यों हैं? श्रीलंका है और आपका नेपाल है और हिंदुस्तान है, कुछ इंडोनेशिया में भी हैं कुछ लोग। ये इतने बड़े, अगर आपकी सभ्यता और इतना बड़ा कल्चर है, जैसे मुसलमानों के 57 इस्लामिक देश हैं, आपके तो नहीं है। आप 10 नाम गिनवा के दिखा दो कि हमारे 10 नाम हैं, ले दे के नेपाल और श्रीलंका। हिंदुस्तान भी आपका देश नहीं है। हिंदुस्तान भी तमाम मिली जुली कम्युनिटी का और सब धर्मों का देश है। तो इस तरह से कह देना, मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं वास्तविकता नहीं है, ये गुमराह करने वाली बात है, हिंदुओं को ठगने वाली बात है। अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं तो कहता हूं कि उसे न सिर्फ ये कि राष्ट्रीय गान का दर्जा देना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर उसको पढ़ना चाहिए। अल्लामा इकबाल का एक शानदार कौमी तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। हिंदुओं का सवाल ही नहीं है, अल्लामा इकबाल सारे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी हमेशा भारत के हजारों साल के पास्ट को ग्लोरीफाई करने का काम आरएसएस भी करती है और बीजेपी भी करती है। लेकिन ये जो भारतवर्ष है, इसमें जगह किसकी? भारतवर्ष में इस देश का जो बहुसंख्य हिंदू दीनहीन है, गरीब है, कपड़े फटे हैं, खाने को नहीं है, भोजन नहीं है, साफ पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो भी देश में डबल इंजन की हिंदुत्व सरकार में। तो ये भारतवर्ष किसका है? डॉक्टर मोहन भागवत जी इनिशियल पहले दिन से आखिरी दिन तक इस देश के पूंजीपतियों को, चाहे वो भूटान में इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में निजीकरण की बात हो, डॉक्टर मोहन भागवत जी इस देश के हिंदुओं के साथ ना खड़े होकर वो हमेशा से पूंजीपति वर्ग के साथ। तो ये भारतवर्ष तो पूंजीपतियों का है। भारतवर्ष न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न सिखों का है, न ईसाइयों का है। लेकिन जो हमारा पहले वाला भारतवर्ष था, पहले के जो हमारे राजा थे, वो प्रजा की चिंता करते थे। वो रात में अपना चेहरा बंद करके वो जाते थे और गरीब गुरबा लोगों से बैठकर सरकार के खिलाफ वो क्या सोचते हैं उनकी बात को सुना करते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत जी का कान, और पूरे देश में जो दौलत की और रिसोर्सेस की लूट है, इस भारतवर्ष में पूंजीपतियों की पूंछ है। मुल्क का फख्र कहे जाने वाले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नुमाइश के दौरान दुबई एयर शो में जुमे के रोज़ हादसे का शिकार हो गया। हादसा इस कदर भयानक था कि एयरक्राफ्ट ज़मीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में फ़िज़ाइया के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमीश सयाल शहीद हो गए। अब उनके जस्द खाकी को हिंदुस्तान रवाना करने से पहले दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ौज ने खराज अक़ीदत पेश किया। जब उनका ताबूत उनके आबाई गाँव कांगरा पहुँचा तो पूरा गाँव अश्कबार था। नमीश की अहलिया अफशा ने, जो खुद भी फ़ौजी अफसर हैं, कांपते हाथों के साथ उन्हें आखिरी सैल्यूट किया और पूरे सरकारी एजाज़त के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की। नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही सर्द मौसम ने पूरे मुल्क को अपनी जद में ले लिया है। शुमाली हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत मुसलसल गिर रहा है, जब कई जुनूबी रियासतों में बारिश मुतवक्को है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार समेत
कई रियासतों के लिए नया अपडेट जारी किया है। दिल्ली में आज से सर्दी बढ़ने की पेशनगोई की गई है। सुबह के वक्त हल्की धुंध छाई रही, तमाम दिन के वक्त मौसम साफ रहा। वहीं सुबह और रात के वक्त सर्दी ज़्यादा हो गई। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मुल्क में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कोहर की परेशानी भी बढ़ने लगी है। इसी वजह से दिसंबर से कई ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर होगा। कोहर के इम्कान के पेश नज़र रेलवे ने दिसंबर और फरवरी के दरमियान कई बड़ी ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला किया है। इसमें दिल्ली भागलपुर रोड पर 2 अहम ट्रेनें गरीब रतियात एक्सप्रेस और फरखा एक्सप्रेस भी शामिल हैं। रेलवे के फैसले का सीधा असर बिहार आने और जाने वाले मुसाफिरों पर पड़ेगा। रेलवे इस वक्त कोहर में महफूज ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रात को ट्रैक का मुआयना किया जा रहा है। इंजनों में फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाई जा रही हैं और मुतासरा इलाकों में डेटोनेटर्स की सप्लाई में इजाफा किया जा रहा है। सिग्नल बोर्ड्स और लेवल क्रॉसिंग पॉइंट्स को रेडियम से हाईलाइट किया जा रहा है, जिससे लोको पायलट को कम हद बसारत में भी रास्ता साफ नजर आएगा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई पर मौलाना अरशद बदनी की तशवीश। कहा, जानबूझकर मुसलमानों के तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। कहा, आरएसएस को अपना नजरिया बदलना होगा। बीएलओ की मौत के अदद-ओ-शुमार हकीकत से कहीं ज्यादा। सूरत-ए-हाल निहायत तशवीशनाक, सर कांग्रेस खरगे का इल्जाम। G20 इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात। कहा, आलमी कायदीन के साथ मुलाकातें खुशगवार रही हैं। शदीद सर्दी की पेशनगोई। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, यूपी और बिहार के लिए जारी कर दिया अलर्ट। कोहर के पास कई ट्रेनें मनसूख। दुबई एयर शो के दौरान हलाक होने वाले पायलट की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। एहलिया अफशा ने कांपते हाथों के साथ पेश किया आखिरी सलाम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।